जैसे कि ये बच्चा है, अब ये बच्चा बड़ा हो गया है, अब 2 तो 3 वर्ड बोलने लगा। इसका डेफिनेशन सिंपल बन सकता है आपका। कैसे बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले वर्ड का डेफिनेशन लिखवाया हूँ, उसी में आपको कुछ चेंजिंग करना है, वो कैसे करना है मैं समझाऊंगा। जैसे कि ए लेटर नहीं, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर, ए वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ, पहले क्या था लेटर्स और डिजिट्स, तो लेटर और डिजिट्स की जगह आपको वर्ड्स कर देना है। आपके किनके समूह से, यानी 3-4 शब्दों को आपस में मिलाने पर अगर कोई नया प्रारूप प्राप्त हो और उसका कोई शाब्दिक अर्थ हो तो उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में बोल सकते हैं ए वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। क्लियर है? एक डेफिनेशन लिख लीजिएगा, हम एग्जाम्पल केवल देखते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए एक्सेप्शन में, जैसे मैं, अब बच्चा बोल रहा है मैं स्कूल जाता हूँ। अब बच्चा बोल रहा है मैं स्कूल जाता हूँ, अब बड़ा बच्चा हो गया वो, स्कूल जाने लगा है, बोलने लगा है मैं स्कूल जाता हूँ। क्लियर है? मैं स्कूल जाता हूँ। अब हिंदी वाले सेंटेंस में जो करता है मैं, स्पष्ट है, काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे जाना, जाना जिसमें ना शब्द आए वही वर्ब होता है, इसको आप बोलेंगे करता। क्लियर है? स्कूल कौन सा फॉर्म, ये अदर वर्ड, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम बोल सकते हैं, दैट मीन्स ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट, इसको बोल सकते हैं हम ऑब्जेक्ट, और इसको बोल सकते हैं हम वर्ब। क्लियर है? वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। दैट मीन्स समझ पा रहे होंगे, हम जो लैंग्वेज बोलते हैं उसका जो स्ट्रक्चर है, हम इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम हिंदी बोलते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर के आधार पर हिंदी नहीं बोल रहे हो, दैट मीन्स आप भी हिंदी गलत बोल रहे हो। सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद आपका वर्ब होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर में अगर आप सेंटेंस बोलते हैं, दैट मीन्स आपका सेंटेंस सही होगा। तो अब याद कीजिए, जब आप इस स्ट्रक्चर वाला सेंटेंस आसानी से बना पा रहे हैं बिना स्कूल बिना कॉलेज गए, दैट मीन्स आप हिंदी बोल पा रहे हैं बिना स्कूल बिना कॉलेज गए बिना ट्यूशन ज्वाइन किए, तो मैं भी दावा कर सकता हूँ कि आप बिना स्कूल गए बिना कोचिंग गए इंग्लिश भी बोल सकते हैं। लेकिन कब? जब आपको उस प्रकार का इन्वायरमेंट मिलेगा। तो इन्वायरमेंट तो आपको घर बैठे मिलेगा नहीं, तो कोचिंग में आते हैं तो कम से कम कोचिंग वाला एक इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, बाकी तो सब्जेक्ट आप पढ़ लेंगे, बाय द वे ग्रामर भी आप पढ़ सकते हैं घर बैठे, यूट्यूब चैनल हो गया, बुक्स हो गया, कहीं से भी। लेकिन इन्वायरमेंट कहाँ ढूंढेंगे? जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती हो। तो उसके लिए हमें कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना होता है, या फिर हमें एक बडी चूज करना होता है जिसके साथ हम हमेशा बोल सकें, टॉपिक चूज करें और उसके साथ डिस्कस कर सकें। इसी वे से हम इंग्लिश इंप्रूवमेंट कर सकेंगे। अगर आप घर बैठे सोचेंगे कि मैं केवल ग्रामर सीख लूँ और इंग्लिश बोलना चालू कर दूँ, ये संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इंग्लिश यानी कि हिंदी बोलते हैं स्ट्रक्चर में। अब इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करना है, आपको याद पता होगा, मैं स्कूल जाता हूँ का इंग्लिश क्या होता है? आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। यहाँ पे देखो, आई आपका क्या है? सब्जेक्ट है। गो क्या है आपका? वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब हमें इंग्लिश सीखने के लिए भाई साहब अब हमको इधर जाकर और इधर से होते हुए आना है, तब आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। जैसे मैं आई को ढूंढा, उसके बाद पीछे गया, जाना का इंग्लिश गो लगाया, उसके बाद स्कूल लगाया, तो आई गो टू स्कूल, यानी कि ये परफेक्ट सेंटेंस बन गया, प्रॉपर सेंटेंस बन गया। हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हमें जब इंग्लिश बोलना है तो इसी सीक्वेंस से, इसी क्रम में सेंटेंस का फॉर्मेशन होना चाहिए, और इसी क्रम में अब हम इंग्लिश सीखेंगे। हम ये भाषा जानते हैं, अब टेक्निक आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढिए, उसके बाद वर्ब को ढूंढिए। तो वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में होता है, स्ट्रक्चर के अनुसार देखिए, वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में होता है। तो लास्ट का वर्ड को उठाइए, उसमें ना शब्द बना लगा के देखिए, उसमें आपको ना सूटेबल होगा, जैसे कि जाना, आना, उठना, बैठना, सोना, है ना, खाना पीना, जो भी होता है उसमें ना शब्द आपका आसानी से लग जाएगा और वह बन जाएगा आपका वर्ब। तो उसको आपको वर्ब ढूंढना है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब लगाना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। अब कैसे लगाओगे? तो वर्ब का भी फॉर्म होते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब बारीकी से सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं, वर्ब के बारे में जानकारी लेते हैं, और ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। ओके, तो हम सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ले रहे हैं।
सब्जेक्ट क्या होता है? हु डज द वर्क और टू हुम वी टॉक अबाउट, जो काम को करता है या जिसके बारे में हम बात करते हैं उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है? जो काम को करता है या जिसके बारे में बात करते हैं उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। नीचे में देखते हैं सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं प्रॉपर रूप से। देखते हैं सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट एक तो आपका नाउन हो सकता है, जैसे कि देखते हैं ना, राम इज गुड, पेन इज गुड, ऐसे सेंटेंसेस देखे होंगे। तो राम एक लड़का है, प्रॉपर नाउन, पेन इज गुड। अब बार बार राम राम तो बोलेंगे नहीं हम, तो राम की जगह क्या यूज करेंगे हम? ही। राम लड़का है तो ही यूज करेंगे। तो राम इज गुड, ही इज इट, ही इज गुड, हु इज गुड, व्हाट इज गुड, है ना, पेन इज गुड, इट इज गुड का प्रयोग हम करते हैं। तो नाउन के बदले यूज होने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं, है ना, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से नाउन भी आपका एक सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन भी आपका एक सब्जेक्ट हो सकता है। वर्बल नाउन, वर्बल नाउन में क्या होता है? एक तो जीरान होता है, एक आपका इन्फिनिटिव होता है। जीरान और इन्फिनिटिव। जीरान में देखो आपका वॉकिंग इज गुड, स्विमिंग इज गुड। देखिए सीक्वेंस आपका, आपका जो सेंटेंस मैंने बताया था, सेंटेंस फॉर्मेशन इंग्लिश का, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, उसके बाद आपका गुड होना चाहिए, यानी कि आपका अदर वर्ड होना चाहिए। तो उसी सीक्वेंस में आपका सेंटेंस बन रहा है। दैट मीन्स ये जो होंगे आपके, ये सारे आपके सब्जेक्टिव सब्जेक्ट कहलाएंगे। ये सारे आपके क्या है? सब्जेक्ट्स है। ये सारे आपके क्या है? सब्जेक्ट है। ये सारे आपके क्या है? सब्जेक्ट है ना? ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं। दैट मीन्स आपको समझ में आ रहा होगा, एक तो नाउन आपका सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन एक आपका सब्जेक्ट हो सकता है, वर्बल नाउन में जीरांड हो गया, और वर्ब इन्फिनिटिव, ये आपके सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में यूज होते हैं। तो याद रखिएगा जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे, ये टॉपिक आपको याद रखना होता है कि आपका सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है और कहां से आप सब्जेक्ट ढूंढकर प्रॉपर सब्जेक्ट लगाएंगे। क्लियर है? चलो अब हमारा आगे पार्ट देखते हैं। ओके, अब देखिए आपका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। तो आपका सब्जेक्ट के बाद जो वाला पार्ट होता है, ये इसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो प्रेडिकेट के अंतर्गत आपका वर्ब और अदर वर्ड होता है। क्लियर है? तो हमने सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर जानकारी लिया। अब वर्ब के बारे में हम प्रॉपर जानकारी लेते हैं कि वर्ब क्या होता है। ओके, तो इस प्रकार से आपके वर्ब के बारे में जानकारी ले आऊँ। अब देखिए यहाँ पे वर्ब हो गया आपके, वर्ब का डेफिनेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। द वर्ब स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब क्या होता है? वह सब जो होने या करने का सेंस को दर्शाता है, उसी को हम वर्ब कहते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे कि सीता सिंग्स, ओके, इट राइट्स, इट राइट्स रेड। तो सीता, सीता क्या कर रही है? गाना गा रही है। सीता सिंग्स क्या गा रही है? तो सिंग आपका क्या हो जाएगा? गाना। रीड्स, इट राइट्स रेड, क्या कैसे लिख रहा है? सफेद लिख रहा है। दैट मीन्स आपका जो लिखना और गाना, ये आपके वर्ब कहलाएंगे। समझ में आ रहा होगा? यहाँ पे देखिए वर्ब के कुछ पार्ट्स हैं आपके, जैसे कि मेन वर्ब हो गया। तो मेन वर्ब के भी आपके 3 पार्ट होते हैं, ए बी सी, और कुल मिलाकर 6 पार्ट होते हैं। जैसे कि रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब क्या कहलाता है? वह वर्ब जिसके लगभग लगभग तीनों फॉर्म असमान होते हैं, उसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। क्लियर है? वह वर्ब जिसके तीनों फॉर्म लगभग लगभग असमान होते हैं, उसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे कि हम ले सकते हैं इट, एट, इटन। इट, एट, इटन आपके तीनों फॉर्म असमान है, तो इसको हम रेगुलर वर्ब बोलेंगे। इरेगुलर वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ब जिसके कम से कम क्या होते हैं? कम से कम 2 फॉर्म समान होते हैं, है ना, कम से कम 2 फॉर्म समान होते हैं, उसको हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया बाय, बॉट, बॉट, कट, 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 पुट, 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 बिड, बिड, है ना। इस प्रकार के वर्ब्स के उदाहरण हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब आगे मैं समझाऊंगा, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इसको सकर्म क्रिया कहते हैं, और इनट्रांजिटिव मतलब अकर्म क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब विच requires an object after it to complete its sense is called a transitive verb। ठीक है, ये पेशिव बनाते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। ऐसा वर्ब जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। लिख लेना, मैंने जो बोला, क्या बोला? ए वर्ब लिख लो, ए वर्ब विच requires an object after it to complete its sense is called a transitive verb। ये पेशिव बनाते हैं, हिंदी में लिखना लिख लो, ऐसा वर्ब जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट लेता है या ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभावित करता है, उसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। हम जाएंगे मेन वर्ब वाला पार्ट में जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये वाला प्रिंसिपल वाला और मोडाल्स ऑक्सिलरीज वर्ब। हमारे पास ऑक्सिलरीज वर्ब हम देखते हैं, इसको हम ऑक्सिलरीज वर्ब होते हैं। ये
मेन वर्ब है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब ये, तो इसमें कितने इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड। इसमें क्या हुआ, शेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, ऑट टू, मस्ट। इस प्रकार से आपके मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब हो गए और प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब हो गए। इसी पर आपका ग्रामर आधारित होता है। ये आपका ग्रामर वाला पार्ट होता है, आपका हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा, द रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब पे भी जैसे किया जाता है, वो कैसे किया जाता है, आप उस वीडियो में प्रॉपर रूप से जानकारी ले पाएंगे। तो चलो अब हम इनके बारे में जानकारी प्रॉपर रूप से लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझने की कोशिश करना। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य से, सब्जेक्ट का हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, आपके दो पार्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब आपके ट्रांजिटिव होते हैं, जिनका पेसिव बनता है। कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसका इंट्रांजिटिव होता है, उनका पेसिव नहीं बनता है। तो हमें छाटना है कि वाकई में ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, वो इस प्रकार से समझ में आएगा, ध्यान देना। सब्जेक्ट के द्वारा, ध्यान देना, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य से, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य से अदर वर्ड पर इंपैक्ट पड़ता हो, अदर वर्ड प्रभावित होता है, या तो वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। अब देखना ऑब्जेक्ट कौन होता है, अब कौन सा प्रभावित होता है उसको भी दिखाता हूँ। बाय द वे ये आम है, आम, अगर आम को खाते हो आप तो आम प्रभावित होता है, आम का जो आम का अस्तित्व है वो मिट जाता है कि रहता है, स्वाभाविक है वो मिट जाएगा। दैट मीन्स आम को खाने में जो वर्ब यूज हुआ है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूं, तो मैं आम खाता हूं तो आम को खाऊंगा तो आम का अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि उस पर कोई हस्ती है। दैट मीन्स कुछ तो बात है, मुझ पर हस्ती है। तो इस प्रकार से अगर सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य से अदर वर्ड पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपैक्ट, उस पर क्या पड़ रहा है, इनडायरेक्ट इंपैक्ट, वो तो कहीं और है, मैंने उसको बोला और उसके चेहरे पे सिकन आ गया, उसका चेहरा फूल गया कि हाँ कुछ तो बात है जो मुझ पर हंसती है ना। तो इनडायरेक्ट इंपैक्ट उस पर पड़ रहा है, दैट मीन्स वो भी प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं और उनका पेसिव बनता है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, ओके। लिख लीजिए इसका एग्जांपल, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड, विच इज इन्फ्लुएंस्ड, ये वाला, विच इज by the subject is called object, है ना। the word which is influenced by the subject is called word। जैसे मैंने बोला he eats a mango, he eats a mango, समझ में आ रहा है। मैंने बोला she laughs, she laughs, she laughs at you, she laughs at you, मतलब ये इनडायरेक्ट इंपैक्ट वाले हैं, दैट मींस इस पर भी पेसिव बनेगा, इनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। समझ में आ गया, ओके। हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब मेक पेसिव, समझ में आ रहा है, एंड कॉल ट्रांजिटिव वर्ब। अब ध्यान दो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमने ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी लिया, वैसा ही हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी जानकारी लेंगे। कॉम्प्लीमेंट के बारे में ध्यान देना, सेम उसी प्रकार सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य से, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य से, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य से अदर वर्ड पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अब कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है बल्कि सरपास हो जा रहा है। अब यार उस दिन को याद कीजिए जब आप बिहार से आए थे, चाहे तो उत्तर प्रदेश से आए थे, झारखंड से आए थे, जहां से भी आए थे, तो वहां से जब आए थे और दिल्ली पहुंचे तो क्या दिल्ली धरती में धस गई या दिल्ली बड़ा हो गया, क्या हुआ, दिल्ली को कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, बल्कि तुम प्रभावित हो गए, तुम लिप्त हो गए, तुम विलुप्त हो गए। दैट मीन्स दिल्ली के कोई छोटे से गांव में, छोटे से घर में आप रह रहे हैं, अब आपको ढूंढने के लिए परिश्रम की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स आपके द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया, कोई प्रभावित नहीं किया, किसी को प्रभावित नहीं कर सका, बल्कि सरपास हो गया, है ना। वो प्रभावित नहीं हुआ तो उसको उसके साथ में जो अदर वर्ड की जगह यूज हो गया उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं।
और इसके साथ में इंट्रांजिटिव वर्ब आता है। समझ में आ गया? ट्रांजिटिव वर्ब का यूज कहाँ होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज कहाँ होता है, क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं फिनाइट वर्ब, इनफिनाइट वर्ब, क्लियर है? समझ में आया? तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बात भी समझना कि कंप्लीमेंट टेकर वर्ब्स नॉट मेक पेसिव, वो पेसिव नहीं बनाते हैं, ये याद रखना है। तो एग्जाम आप डेफिनेशन भी लिख लीजिए साथ साथ में कॉम्प्लीमेंट के। द वर्ड विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इन्फ्लुएंस्ड का स्पेलिंग लिखा था, चाहे तो वीडियो को आप पीछे करके देख लीजिए। इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। जैसे ही गोज टू रांची, क्या होगा, ही गोज टू रांची, है ना, रांची गया, रांची को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। समझ में आया होगा आपको? इंट्रांजिटिव वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, क्या होता है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। टू कंप्लीट इट्स सेंस बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ, ये पेसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। ऐसा वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेता या कॉम्प्लीमेंट का अर्थ रखता है, कॉम्प्लीमेंट का अर्थ रखता है। जैसे ओके, जैसे कि हमने कल चर्चा किया था बेसिक ऑफ इंग्लिश के ऊपर, और जिसमें हमने सीखा था अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट में वोवल और कॉन्सोनेंट के बारे में जानकारी दिया था। दूसरी बात, अल्फ़ाबेट और कॉन्सोनेंट के मिश्रण से जो नया कुछ हमें प्राप्त होता है, उसका कोई सेंस होता है, तो उसको हम वर्ड बोले थे, ये भी हमने देखा था। और अनेक वर्ड्स को मिलाने पर जो हमें नया रूप प्राप्त होता है, उसका कोई शाब्दिक अर्थ हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं, ये भी सीखा था। सेंटेंस में क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, हमने ये सीखा था। और सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, हमने ये भी सीखा था। दूसरी बात, आपका वर्ब आपने डिस्कस किया था। वर्ब में ये डिस्कस किया था कि वर्ब आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका मेन वर्ब और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। और मेन वर्ब में हमने ये भी डिस्कस किया था मेन वर्ब के प्रकार, जैसे कि आपके रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, मेरा और फिनाइट एंड इनफिनाइट। इनके लिए और भी बारीकी से एक वीडियो ले आऊंगा जिनमें इनके बारे में प्रॉपर रूप से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल हम नॉर्मली जानने की कोशिश भी किया। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में ये भी समझाया था कि रेगुलर वर्ब क्या होता है, इरेगुलर वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, फिनाइट वर्ब, इनफिनाइट वर्ब क्या होता है। फिर मैं बता देना चाहूंगा, रेगुलर वर्ब वह वर्ब जिसके तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं, है ना, उसको हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं। जैसे कि आपको मैंने ये बताया था गो, वेंट, गॉन, ये आपका रेगुलर वर्ब होता है। फिर आपको मैंने ये भी बताया था इरेगुलर वर्ब क्या होता है और उसके प्रकार क्या होते हैं। इरेगुलर वर्ब वो होते हैं जिसके कम से कम दो फॉर्म समान हो या तीनों फॉर्म समान हो, जैसे कि बाय, बॉट, बॉट, है ना, पुट, पुट, पुट। रेगुलर वर्ब मैंने बताया था जिसके तीनों फॉर्म असमान हो, जैसे कि ईट, एट, इटन, डू, डिड, डन, क्लियर है? ओके। और इरेगुलर वर्ब दैट मींस कम से कम दो फॉर्म समान हो या तीनों फॉर्म समान हो, उसको हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। नॉर्मली इस प्रकार से आप समझ जाओ, ठीक है। बाकी डीपली हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें बेसिक थोड़ा, हम बेसिक नॉलेज ले रहे हैं, थोड़ा हमें इतना पता होना चाहिए वर्ब के बारे में, रेगुलर, रेगुलर, इरेगुलर, बस इतना भी पता होना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि वर्ब दैट मींस एक्शन, यानी कि आपका सेंटेंस दो प्रकार का होता है, ध्यान देना। एक स्टेटिव वर्ब्स दैट मींस स्टेटिव, दैट मींस सब्जेक्ट समथिंग और समवेयर। एक होता है आपका जीरो लेवल, जिसमें हम कर्ता क्या कर रहा है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, या तो कर्ता कुछ है, कुछ, समथिंग, या तो कर्ता कुछ है, समथिंग है, या तो कर्ता कहीं है, दैट मीन्स समवेयर, समवेयर, है ना, समवेयर दैट मीन्स कहीं, या तो ये कुछ है या तो ये कहीं है। हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे कि ये क्या कर रहा है, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बस हम ये बात करेंगे या तो ये कुछ है, कुछ, या तो ये कहीं है। कुछ मतलब क्या, जैसे कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, आदि आदि, अच्छा है, बुरा है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, गोवा में, स्कूल में, आदि आदि। इस प्रकार से हम इसमें बात करेंगे, इसको हम वर्ब टू बी के आधार पर बनाते हैं, क्लियर है? हम आएंगे उसमें, उस टॉपिक में। दूसरा होता है एक्शन, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, एक्शन के बारे में बात करेंगे कि ये क्या बोल रहा है, ये देख रहा है, ये सुन रहा है, ये कुछ सोच रहा है, ये कुछ बोल रहा है, ये कुछ चबा रहा है, ये सूंघ रहा है, यानी कि एक्शन के बारे में। दूसरा होता है एक्शन के बारे में, तो आपका एक्शन, क्लियर है? तो वर्ब के भी आपको दो प्रकार से मैं समझाऊंगा। एक एक्शन होता है, एक्शन दैट मींस आपका वो वाला मेन वर्ब भी हो सकते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकते हैं, क्लियर है? तो इसमें या तो सब्जेक्ट कुछ है या तो कहीं है। दूसरा होता है एक्शन वाला, इसका जो हम मीनिंग लेंगे बी का यूज बोलेंगे इसको, बी, वर्ब बी। एक्शन में आपका टू, डू के सेंस में, करने का सेंस में। दो प्रकार के सेंटेंस हम पढ़ते हैं, वैसे तो तीन होते हैं। तीन मतलब कुछ रखना, हैव, सब्जेक्ट के पास कुछ होना, है ना, होने का सेंस अलग होता है। तो इन्हीं तीनों बी, डू, हैव
के आधार पर ही आपका इंग्लिश बनता है। क्लियर है? या तो कर्ता कुछ है या तो कहीं है। कर्ता कुछ करता है, कर्ता के पास कुछ है, इनके आधार पर हम इंग्लिश सीखेंगे और बोलेंगे। क्लियर है? तो ये चीजें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में समझे थे। दूसरी बात, जैसे कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फिनाइट, इनफिनाइट, रेगुलर, इरेगुलर और आपका ऑक्सिलरीज वर्ब। ऑक्सिलरीज वर्ब के प्रकार हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। क्लियर है? समझ में आ रहा है? वो भी मैंने समझा देता है पूर्ण रूप से। लेकिन मैं कुछ और डिस्कस करना चाहूंगा आपके फिनाइट यानी कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब के आधार पर। ट्रांजिटिव मैंने ये बताया था, वह वर्ब जो आपका ऑब्जेक्ट लेता है और जिसका पेसिव बनाया जा सकता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और वह वर्ब जिसका पेसिव नहीं बनता, यानी कि आपका नॉन ऑब्जेक्ट, दैट मींस कंप्लीमेंट का सेंस देता हो, उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब्स, नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब्स आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आ गया? अब देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। तो सर पहचान क्या होगा ऑब्जेक्ट? अब इतने सारे वर्ड्स होंगे तो कौन सा आपका ट्रांजिटिव होगा, कौन सा इंट्रांजिटिव होगा, पहचान क्या होगा? तो सिंपल है, पहचान आसान हो जाएगा। याद रखना, वर्ड एक होता है आपका वर्ड और एक होता है आपका होम। इसका जिस भी सेंटेंस में इन दोनों का आंसर मिल जाए, दोनों में से एक का, जिस भी इंग्लिश सेंटेंस में इन दोनों में से एक का आंसर मिल जाए, वह आपका इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। वह सेंटेंस का पेसिव वॉइस बन जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं इन दोनों सेंटेंसेस में। द मैन किल्ड अ स्नेक, ए स्नेक। द मैन किल्ड ए स्नेक, यानी कि एक आदमी ने सांप को खत्म कर दिया, मार दिया। अब हम व्हाट या whom का आंसर देखते हैं। व्हाट डिड द मैन किल्ड, व्हाट डिड द मैन किल्ड, दैट मीन्स आपका ये क्वेश्चन हुआ है ना। सिंपल पहचानने का तरीका मैंने बताया। अब इसमें देखो, शी लाफ्स एट यू, शी लाफ्स एट यू, वह तुम पर हंसती है। सिंपल हम इसका क्वेश्चन करेंगे, देखो किस पर, whom does she laugh at, whom does she laugh at। समझ आया? दैट मीन्स वह किस पर हंसती है, इसका भी आंसर मिल गया, यानी क्वेश्चन बन रहा है। वह इसका आंसर मिल गया, वह उसने यानी कि आदमी ने क्या मारा, सांप मारा। दैट मीन्स ये आपके इंट्रांजिटिव वर्ब है। जो आपका किल्ड होगा ट्रांजिटिव वर्ब होगा, जो आपका लाफ्स होगा, लाफ्स एट होगा, आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा। समझ में आ गया होगा? लेकिन मैंने बोला, मैंने एक सेंटेंस दिया यहाँ पे, ध्यान देना, ही went to गोवा, he went to गोवा, went to गोवा, he went to गोवा। क्या आपको what का आंसर मिल रहा है? क्या आपको whom का आंसर मिल रहा है? कोशिश कीजिए क्वेश्चन पूछने की, बोलिए। ओके, हम अगर बोल सकते हैं where did he go, हम ये बोल सकते हैं where did he go। who went to गोवा, इस प्रकार से बना सकते हैं हम, who went to गोवा, कौन गोवा गया और गोवा कहाँ गया। लेकिन what या whom का आंसर इसमें नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स went शब्द जो है, go went, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि आपका व्हाट या हुम का आंसर नहीं मिल रहा है और इसका पेसिव वॉइस नहीं बनेगा। समझ में आया? ओके, इतना समझ में आ गया। अब फिनाइट, इनफिनाइट वर्ब मैंने समझाया था। फिनाइट वर्ब अगर नहीं समझाया हो समझ जाओ। फिनाइट वर्ब वह होता है, फिनाइट वर्ब वह होता है जो सब्जेक्ट के टेंस तथा पर्सन के अनुसार चेंज हो जाता है। जैसे मैंने बोला, शी गोज टू दिल्ली, या शी she wants to go to Delhi। she wants to go to Delhi मैंने बोला, she wants to go to Delhi, wants। यहाँ पे देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार, she wants to go to Delhi, समझने की कोशिश करना, she wants to go to Delhi। और दूसरे बोला, I want to go to Delhi। फिर मैंने बोला, I went to go to Delhi। क्लियर है? अब आपके ये तीन सेंटेंसेस हैं। आपका देखो सेंटेंस यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे लगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दैट मींस यहाँ पे लगा वांट्स। यहाँ पे क्या है आपका, शी है, शी के अनुसार यहाँ पे वांट्स लगाया मैंने। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके अंदर याद रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स द सिंगुलर वर्ब। दैट मींस यहाँ पे आपका V5 लगा है। यहाँ पे आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज वांट, दैट मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। In a third sentence, there is a subject I, and according to the subject, we used here went. That means the second form of the verb, because this sentence belongs to past indefinite tense। That means यहाँ पे हमने second form लगाया क्योंकि यह सेंटेंस past indefinite tense का है ना, past indefinite tense है। अब तीनों सेंटेंसेस में देखिए चेंज आपका वर्ब हो रहा है। कौन? want, want, went, wanted, सॉरी माफ करना,
वांटेड, वांटेड होगा, ठीक है। वह स्कूल जाना चाहता, वह स्कूल जाना चाहती है, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, और मैं स्कूल जाना चाहता था। तो वांटेड का प्रयोग किया गया, वांट का प्रयोग किया गया, और वांट्स का प्रयोग किया गया। समझ में आ रहा होगा। वांटेड का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वांट का आपका सेकंड फॉर्म वांटेड होगा। समझ में आ गया होगा। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए इसका वांट का वांट ही हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन है, दैट मींस यहाँ पे वांट्स होगा। सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के टाइम तथा पर्सन के अनुसार जो भी वर्ब चेंज होते हैं उसको हम फिनाइट वर्ब बोलते हैं, फिनाइट वर्ब। जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में। अब टू गो, टू गो, टू गो, एज दिस है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, इसको हम इनफिनाइट वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? इनफिनाइट वर्ब। समझ में आ रहा है? ओके, इनको हम इनफिनाइट वर्ब कहते हैं। क्लियर है? ओके, तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फिनाइट, इनफिनाइट समझ में आ गया। कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। ओके, अब आपका वर्ब, वर्ब भी समझ में आ गया आपको, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज समझ में आ गया। ओके, ये लगभग आपका बेसिक इंग्लिश का जो आपका कॉन्सेप्ट था समाप्त हो गया। इसके अलावा देखो, बेसिक इंग्लिश दैट मीन्स नॉर्मली स्पोकन के लिए वो बच्चे जो बहुत ही कमजोर हैं, तो शुरुआत में कम से कम स्पोकन के लिए इतना नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? लेकिन अगला वीडियो देखते हैं जिसमें आपका होगा कुछ हटके, लेकिन सेंटेंसेस याद कर लीजिएगा साथ साथ में। आपके 4 प्रकार के सेंटेंस में हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। जैसे कि आपके 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ये भी याद रखिएगा सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर है? सेंटेंसेस आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक बोलते हैं हम असर्टिव सेंटेंस, इसमें हम उसका सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस। दूसरा होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चौथा होता है आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है सर? सिंपल सेंटेंस जिसमें नॉट, नेवर वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नो, नॉट, नेवर, ओके, इनका प्रयोग हम नहीं करेंगे। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस जिसमें आपका नो, नॉट या नेवर जैसे शब्द आएंगे। क्लियर है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? हिंदी सेंटेंस की बात करें, इसका जो या तो शुरुआत में या का प्रयोग, या तो शुरुआत में क्या का प्रयोग होगा। जैसे क्या तुम दिल्ली में हो, है ना, क्या तुम स्कूल जाते हो, या तुम दिल्ली में हो क्या, तुम स्कूल जाते हो क्या। समझ में आ रहा है? या तो शुरू में या तो लास्ट में। इसमें क्या हो? इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही 4 सेंटेंस में है जो आपका बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। 4 सेंटेंस आपको याद होना चाहिए, और 4 सेंटेंस आपको याद करना है। जैसे मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली में नहीं हूँ, क्या मैं दिल्ली में हूँ, क्या मैं दिल्ली में नहीं हूँ। तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। 4 प्रकार के सेंटेंस मिनिमम आपको स्टार्टिंग में याद करना ही पड़ेगा। आपको स्टार्टिंग सीखने के लिए, आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट करने के लिए, फिर आगे जब अच्छा लेवल आ जाएगा फिर आगे के सेंटेंसेस में और दूंगा। ठीक है? फिर